नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। और शुरुआत करेंगे हम आज के बाजार से, जहां पर हमने देखा कि आज एक शानदार रिकवरी हुई और उसके साथ ही बाजार बंद हुए। कल के निचले स्तरों से सेंसेक्स 1000 अंक और निफ्टी करीब 300 अंक रिकवर हुआ है। मेटल माइनिंग शेयरों में तेजी दिखाई दी है और आईटी शेयरों में कमजोरी रही। बाजार का पूरा अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। निचले स्तरों से बाजार में आज शानदार रिकवरी देखने को मिली है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो अपने लोएस्ट पॉइंट से आज के दिन करीब 900 अंकों की रिकवरी दिखाई है सेंसेक्स ने। निफ्टी ने करीब 250 अंक और बैंक निफ्टी ने निचले स्तरों से 550 अंकों का सुधार देखने को मिला है। तो पिछले इतने दिनों की जो गिरावट थी वो आज कहीं ना कहीं बाजार उधर से संभलता हुआ नजर आया है और निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज हरे निशान में ही क्लोजिंग दी है। इसके अलावा बीएसई आईटी इंडेक्स को अगर छोड़ दें तो सभी सेक्टरल इंडेक्स आज हरे निशान में ही बंद हुए हैं। मेटल और पावर इंडेक्स में 3% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली है। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया, एनटीपीसी यहां पर अच्छी मजबूती थी। इसके अलावा लूजिंग साइड पर अगर देखें तो इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस और विप्रो यहां पर आज कमजोरी देखने को मिली है। आज मेटल शेयरों में काफी अच्छा मोमेंटम देखा गया, जिसमें कि वेदांता, एनएमडीसी, जिंदाल स्टेनलेस, जेएसडब्ल्यू स्टील ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज काफी अच्छी मजबूती देखी गई। रियल एस्टेट शेयरों में आज अच्छी मजबूती थी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, महिंद्रा लाइफस्पेस, फिनिक्स मिल्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर अच्छा रुझान देखने को मिला। और इसके अलावा पावर शेयरों में भी आज अच्छी मजबूती थी। इसमें अदानी ग्रीन, टाटा पावर, टोरेंट पावर और पावर ग्रिड जैसे शेयरों में भी आज अच्छा रुझान देखने को मिला। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे, कुछ पॉकेट्स ऐसे थे जहां पर कि काफी अच्छा मोमेंटम देखा गया है। और इसके अलावा बाजार ने भी निश्चित तौर से अच्छी रिकवरी यहां पर देखने को मिली। और बाजार के इस एक्शन पर हमने आज ईटी नाउ स्वदेश पर कई दिग्गजों से बात की। इस गिरावट जो हमने कल देखी उस पर कोटक एएमसी के ग्रुप प्रेसिडेंट और एमडी नीलेश शाह ने कहा है कि बाजार के लिए ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन मार्केट में करेक्शन आना जरूरी था। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है बाजार के फंडामेंटल्स के बारे में। अगर आप सितंबर क्वार्टर के तिमाही नतीजे को देखें तो नंबर्स एक चमत्कार से कम नहीं आए हैं। कंपनीज की प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया हुई है, उन्होंने अपनी लिवरेज को कम किया है और उस वजह से नतीजों में कोई तकलीफ नहीं है। यस, मार्केट अपने फंडामेंटल से थोड़ा आगे चला गया था तो एक करेक्शन आना जरूरी था और कुछ रीजंस की वजह से वो करेक्शन आज हम देख रहे हैं। मार्केट में एक और चीज भी ध्यान रखने लायक है। इस मार्केट में एक रेड जोन है जहां पे मुझे बहुत चिंता है। कुछ पेनी स्टॉक्स है जिसको सोशल मीडिया के पुश की वजह से अपने फंडामेंटल से कई गुना दामों को बढ़ा दिया गया है। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चालू है तो वहां पे प्राइस करेक्शन काफी आ सकता है, वैसा लगता है। कुछ ऐसे अच्छे बिजनेस भी हैं जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक कम था, होल्डर्स कॉन्सेंट्रेटेड थे, तो अगेन दामों को आसमान पे छू दिया है। तो यह जो रेड जोन है वहां पे अभी भी करेक्शन जारी रहेगा और वहां पे निवेश करके लोगों का ज्यादा पैसा लॉन्ग टर्म में नहीं बनेगा। उसके सिवा मार्केट में करेक्शन हेल्थी है, फंडामेंटल्स आज भी सपोर्टिव है और ये करेक्शन में निवेश करने का मौका निवेशकों को मिलेगा। आईआईएफएल ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन निर्मल जैन ने बाजार को लेकर कहा कि कोरोना के बाद स्थिति काफी बेहतर है और रिटेल सेंटीमेंट में काफी तेजी से सुधार हो रहा है। टचवुड मैं कहूंगा कि एक बहुत ही ऑप्टिमिज्म और तेजी का माहौल है। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में रिकवरी है और लोगों को जो डर था कि कोविड 2 के बाद हो सकता है कोविड 3 आए या और कुछ हो, वो अब कम हो रहा है। और कुछ जो पेंट अप डिमांड जैसी थी, बहुत लोगों ने अपने जो डिसीजन थे वो पोस्टपोन कर दिए थे। और कभी कभी बिजनेस में क्या होता है कि जैसे अगर एक बार माहौल सुधरता है तो उससे सभी सेक्टर और सभी फैसेट जो है उसमें आपको एक अच्छा माहौल देखने को मिलता है। तो जहां तक मैं समझता हूँ क्रेडिट की डिमांड में, कलेक्शन एफिशिएंसी में और जो लोगों का जो मनस्थिति है इस
इकोनॉमी और बिजनेस के बारे में, उसमें काफी पॉजिटिव रुझान है और काफी सुधार है। पर व्यू अगर पॉजिटिव ही है तो कहां पर पैसा लगाया जाए, हमने इस मुद्दे पर भी बात की। मैक्स लाइफ के सीईओ मिहिर वोरा ने रियल एस्टेट, होटल, मल्टीप्लेक्स और ऑटो शेयरों में आगे तेजी की उम्मीद जताई है। जैसे कि टूरिज्म है, होटल सेक्टर है, मल्टीप्लेक्सेस, मॉल्स, शॉपिंग रिलेटेड सेक्टर्स हैं, उसमें तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बट कंज्यूमर जो है डिस्क्रेशनरी, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स है, कार खास करके, इंटरेस्ट रेट्स है, हाउसिंग है, उसमें भी काफी सारी चीजें पॉजिटिव दिख सकती है हमें, बिकॉज सेविंग्स हुए हैं लोगों के, आईटी सेक्टर में जॉब्स अच्छे क्रिएट हो रहे हैं, तो कंजम्पशन एज वेल एज रियल एस्टेट में हमें अच्छी ट्रैक्शन दिख सकती है। एंड ऑन द अदर साइड, जैसे टैक्स कलेक्शंस, जीएसटी के कलेक्शंस हम देखें रोबस्टली बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है स्पेंड करने की वो भी इंप्रूव होती जाएगी, तो जो इंफ्रा लिंक सेगमेंट्स हैं वो भी अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ब्रॉड थीम अगर देखें तो लास्ट 1.5 साल से हम ग्लोबल थीम्स, ग्लोबल सेक्टर्स पे ज्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन मे बी नेक्स्ट 1-2 ईयर्स के लिए हमें लोकल सेगमेंट्स और लोकल सिक्लिकल्स में देखना चाहिए। तो वो रहा बाजार पर लॉन्ग टर्म नजरिया। हमने काफी दिग्गजों से बात की। हमारे दो खास मेहमान भी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं इस शो में, आशीष माहेश्वरी और ब्रजेश सिंह। आप दोनों का ही स्वागत है। ब्रजेश, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। हमने सुना बाजार के कई और बड़े जो दिग्गज निवेशक हैं वो बता रहे हैं कि अभी जो मूड है वो बुलिश बना हुआ है, जो रिकवरी हमने देखी उसी का असर है। मैं आपसे लेवल्स जानना चाहता हूँ। 17,500 आज निफ्टी ने अचीव कर लिया वापस अच्छी खासी करेक्शन के बाद। कौन सा वो लेवल होगा जहां पर आप कंफर्टेबल होंगे अब यहां से लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए? गुड इवनिंग सुमित्रो जी। देखिए, अगर हम शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट में अगर हम बात करें तो निफ्टी लोअर टॉप से लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा था, और अगर हम उसमें फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करें तो लगभग 161% का जो रिट्रेसमेंट वैल्यू आती है वो लगभग 17,278 के आसपास में आती है, और वहीं से वो लो बना के मार्केट जो है आज का स्विंग जो लो अगर हम पकड़ें तो लगभग मोटा मोटा 17,216 के आसपास के लो के बना के वहीं से वो मार्केट ने स्विंग लिया। अब अगर हम देखें कंफर्टेबल, तो पहली जो ओवरऑल चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक्स पैटर्न और जो अदर डेटाज हैं, अगर हम डेरिवेटिव्स के डेटाज को मद्देनजर रखते हुए देखें तो ये सारे इंडिकेशन कर रहे हैं कि ये पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। अब ये पुल बैक जो है वो ऊपर में 2 रेजिस्टेंस जोन है, और जिसमें कि 17,620 के बाद 17,810 का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। अगर हम उसको क्रॉस करके सस्टेन हो गए तो हम फिर मानेंगे कि फिर एक रैली है जो कि उसको एक दोबारा 18,000 ऊपर के लेवल को टच कराने की कोशिश करेगी। अन्यथा मेरा ऐसा मत है कि 17,200 और 17,600 के मद्देनजर ये एक निफ्टी इसको ट्रेड करना चाहिए। रही बात इस आज के सत्र की और को देखते हुए अगर कंफर्टेबल मैं हूँ कि नहीं, तो मैं डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल हूँ। मेरा मानना ये है कि जो निफ्टी आज बंद हुआ है 17,500 को लेके, ये लेवल पे लेके या थोड़ा कोई भी माइल्ड कल प्रॉफिट बुकिंग अगर देखने को मिलती है और 17,440 के आसपास में अगर निफ्टी मिलता है, स्पॉट की वैल्यू ले रहा हूं, तो वहां पर आप बाइंग करें। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 17,340 का स्टॉप लॉस लगाएं, और रेजिस्टेंस हमारा या टारगेट जो रहेगा वो 17,620 का रहेगा। ओके, 17,600 के आसपास का टारगेट, और यहाँ पर आप 17,200 17,600 की रेंज के बीच में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए कुछ अहम खबरों पे नज़र डालते हैं जो फंडामेंटली बाजार पर असर डाल रही हैं। आज भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल जारी करने का ऐलान किया है। ओपेक देशों पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने ऑयल इंपोर्टर देशों से अपने ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल करने की अपील की थी। भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत ने तेल उत्पादक देशों की ओर से बनावटी रूप से तेल की डिमांड के मांग के स्तर से नीचे रखे जाने पर चिंता जाहिर की है, जिससे बढ़ती कीमतें और नकारात्मक नतीजे ही सामने आए हैं। भारत स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल जारी कर रहा है। ये तेल अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से विचार विमर्श करने के बाद किया जा रहा है।
इकोनॉमी के एंड से भी एक अच्छी खबर आ रही है। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि अगले साल भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 9.1% तक पहुंच सकती है। वैक्सीनेशन बढ़ने और प्रतिबंध हटने के बाद प्राइवेट खपत में तेजी आएगी। हालांकि अगले साल महंगाई दर में इजाफे का अनुमान है। इस रिपोर्ट पर पूरी डिटेल्स दे रही हैं मेरी सहयोगी कृतिका। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 9.1% बढ़ेगा इन कैलेंडर ईयर 2022 एज कम्पेयर टू 8% इन 2021। अगर हमें याद है 2020 में काफी शार्प कंट्रैक्शन देखने को मिला था जीडीपी ग्रोथ में अराउंड 7% का, और वो इसलिए क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक था। लेकिन गोल्डमैन सैक्स कहता है जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस ईज हो रही हैं और बहुत से लोग वैक्सीनेट होते जा रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, तो इस वजह से प्राइवेट कंजम्पशन भी इम्प्रूव हो रहा है। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि काफी रिवाइवल साइंस हैं कॉर्पोरेट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर के, और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट भी इम्प्रूव हो रहा है जो काफी सालों से ठंडा पड़ा हुआ था। लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने ये बात हाईलाइट करी कि जीडीपी ग्रोथ तो इम्प्रूव होने के चांसेस हैं, लेकिन इन्फ्लेशन भी इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक भी इम्प्रूव होगा 5.8% in 2022 फ्रॉम 5.2 in 2021, और ये इसलिए क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट्स बहुत बढ़ चुकी हैं और अब मैन्युफैक्चरर्स जो है उस कॉस्ट को पास ऑन करेंगे कस्टमर्स को। इनफैक्ट ऑयल प्राइसेस भी ऑन एन एवरेज लगता है कि बढ़े रहेंगे अगले साल में। फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ा रहेगा 5.2% फ्रॉम 3.7 in 2021। तो इन सब के रहते हुए आरबीआई के पास कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जो वो फेस कर रहा है, जैसे कि सीपीआई इन्फ्लेशन या फिर अर्बन ग्रोथ जो इम्प्रूव हो रही है लेकिन रूरल ग्रोथ इतनी इम्प्रूव नहीं हो पा रही है। तो हमने देखा है कि आरबीआई ने अभी तक बहुत ही अकोमोडेटिव स्टैंस रखा है क्योंकि पैंडेमिक था, लेकिन अब लिक्विडिटी टाइटनिंग के चांसेस हैं। तो गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक आरबीआई अपने रेट्स हाइक करेगा Q2 से कैलेंडर ईयर 2022, और उसके अकॉर्डिंग अराउंड 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो सकता है Q2, Q3 और Q4 नेक्स्ट ईयर के। आशीष, आप अग्री करेंगे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट से? उनको लगता है कि महंगाई भी बढ़ी रहेगी अगले साल में और उसके अलावा ब्याज दरें भी यहाँ से बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी जीडीपी जो है वो 9% से ऊपर पहुँच सकती है इंडिया की। आप क्या इतने बुलिश हैं इंडियन इकोनॉमी में? अगर हाँ तो फिर अब कहाँ फोकस करेंगे आप शेयर मार्केट के लिहाज से? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो इन्फ्लेशन है उसमें आपको इजाफा होते दिखेगा, क्योंकि जो कमोडिटी साइकिल में एक अपस्विंग आया है वो अक्रॉस द बोर्ड आया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटल में या क्रूड में ही तेजी है। इनफैक्ट जितनी भी एग्री बेस्ड कमोडिटीज हैं या केमिकल्स हैं या नॉन फेरस मेटल्स हैं, सभी तरफ एक बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है, क्योंकि पोस्ट कोविड जो एक सडन डिमांड इंक्रीज हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड कंजम्पशन साइड से, उसके कारण से कमोडिटीज में के प्राइसेस में इजाफा देखने को मिला है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगले एक साल तक इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा, और इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा तो जो ब्याज दरें हैं वो बिल्कुल बढ़ने ही वाली हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ग्रेजुअली आप देखेंगे कि जो आरबीआई है या दूसरे फेडरल बैंक है वो भी अपना रेट बढ़ाए। बट इंडियन मार्केट में एक जो एक बेनिफिट है कि जो जीडीपी का ग्रोथ 9% से ज्यादा का अनुमान है वो काफी अब रियलिस्टिक लगने लगा है, क्योंकि एक तो फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है, जो टैक्स के कलेक्शन है जीएसटी के वो भी रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच रहे हैं, और इसके अलावा जो कंपनीज एक्सपेंशन नहीं कर रही थी पिछले 1-1.5-2 साल से, तो गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसीज हैं, जो पीएलआई स्कीम्स हैं, उसके बाद में अक्रॉस द बोर्ड कंपनीज ने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स अभी हाथ में लिए हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर जैसे पावर एक सेक्टर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, यहाँ पर निवेश के अभी भी मौके मुझे नजर आते हैं, और इसके अलावा जो कंजम्पशन एक सेक्टर है, मेरा मानना है ये दोनों तीनों सेक्टर आगे 1 से 2 साल तक और अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। बिल्कुल, पावर, कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर ये वो स्पेस है जहां पर आपको फोकस करनी चाहिए, जो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आज की लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। डेटा एनालिटिक्स सर्विस प्रोवाइडर कंपनी लेटेंट व्यू के शेयरों का आज बाजार में शानदार आगाज हुआ। इसके शेयरों की लिस्टिंग 169% के बम्पर प्रीमियम के साथ हुई, जिसने निवेशकों को खुश कर दिया। इसके इशू प्राइस 190 रुपए से 197 रुपए के बीच था। लेटेंट व्यू के शेयर BSE पर 530 रुपए और NSE पर 512 रुपए के कुछ ऊपर लिस्ट हुए, जो इशू प्राइस के मुकाबले बम्पर लिस्टिंग ही थी। आशीष, क्या करेंगे अगर किसी के पास है शेयर, जोरदार किसी को अलॉटमेंट मिला है लेटेंट व्यू में, आज के पहले दिन अच्छा खासा मुनाफा बन रहा है, क्या करें? घर ले जाएं या होल्ड करें? मेरा तो मानना है होल्ड करना चाहिए, और मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। आपको ध्यान हो, पिछले साल इसी समय में हैप्पीएस्ट माइंड का IPO आया था, तो उसका भी प्राइसिंग करीब 166 रुपए के आसपास था, और आज वो 1250 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है। तो जो डेटा बिजनेसेस हैं, जो डेटा एनालिटिक्स बिजनेस है, उसमें एक रिवॉल्यूशन आया हुआ है। आज कंपनी का हमने परफॉर्मेंस देखा तो जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, उसमें से 30 कंपनी उनकी क्लाइंट है, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो ओवर सब्सक्रिप्शन के डेटा आया है वो फिनोमिनल था। तो आज देखें, रिटेल में 122 एप्लीकेशन जिसने लगाया, उसमें सिर्फ एक को मिला। HNIs में भी ये करीब 800 से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ। QIP में भी बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स था। और इसके अलावा जो 474 करोड़ रुपया जो 600 करोड़ में से कंपनी रेस किया है, वो वर्किंग कैपिटल और इनऑर्गेनिक एक्विजिशन में जाने वाला है। तो मुझे तो काफी ब्राइट फ्यूचर नजर आता है डेटा एनालिटिक्स फर्म का, और लेटेंट व्यू भी मुझे इस लेवल पे भी पसंद है। मेरा मानना है यदि इस स्टॉक को 6 महीने होल्ड करके रखा जाएगा तो शायद ये स्टॉक आपको 4 डिजिट में भी दिखाई दे। तो मतलब इस लेवल पर अगर कोई एंट्री करना चाहे तो वो कर सकता है? जी, मेरा मानना है 450 से 475 का लेवल भी काफी अट्रैक्टिव है इस स्टॉक में बाय करने के लिए, क्योंकि शेयर है ही नहीं मार्केट में, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड और स्प्रेड ओवर स्टॉक है। तो किसी को भी, इंस्टीट्यूशन को कभी भी इसमें ब्लॉक बाय करना है या बड़ी बाइंग करना है, तो उनको रेट बढ़ा के ही बाय करना पड़ेगा। तो जिसके कारण से मैं काफी बुलिश हूँ इस स्टॉक पर, और मेरी स्टॉक में बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो अगर आपको मिला है अलॉटमेंट, आज आप अच्छे खासे 150% की बढ़त के साथ ये बंद हुआ है स्टॉक पहले दिन, उसको होल्ड करें और इस लेवल पर भी एंट्री कर सकते हैं, ऐसा आशीष बता रहे हैं। लेकिन होल्ड करना होगा कुछ समय, तब ये जाकर आपको 4 डिजिट तक के रिटर्न दे सकता है। तो काफ़ी बुलिश लेटेंट व्यू पर नजरिया यहाँ आ रहा है। टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं। वोडाफोन ने अपने ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया है। कंपनी ने अपने सभी प्रीपेड टेरिफ प्लान में 25% की बढ़ोतरी कर दी है, जो कि 25 नवंबर से लागू होगी। भारी कर्ज में डूबी वोडाफोन ने अपने एक बयान में कहा कि उसे नए प्लान से एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में सुधार की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है और इंडस्ट्री को वित्तीय दबाव से बाहर निकलने में इससे मदद मिलेगी। अब कंपनी का बेसिक पैक 99 रुपये से शुरू होगा। बता दें कि इस प्लान की कीमत पहले 79 रुपये थी। इससे पहले एयरटेल ने भी अपने प्लान्स के जो प्राइस हैं वो बढ़ा दिए हैं। ब्रिजेश, अगर टेलीकॉम स्पेस में एक स्टॉक चुनना हो, वोडाफोन या भारती एयरटेल, किसको चुनेंगे? ज़्यादातर लोग हालांकि भारती एयरटेल चूज करते हैं, क्या आप भी उसी के साथ जाएंगे? सो तो डेफिनेटली देखिए, सिंपल सा एक फंडा है टेक्निकल का और इवन फंडामेंटल का। आशीष जी भी इसमें सहमत होंगे कि जो भी सेक्टर है आप जिसमें देख रहे हैं, पहले तो आप सेक्टर्स में मजबूती और कमजोरी को देखें, और अगर वो सेक्टर में जो लीडर्स होते हैं तो वो लीडर्स पे ही दाव लगाइए। पैसे बनने की संभावना भी ज्यादा रहेगी, और अगर पैसे गवा भी गए, आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, तो वो भी कम रहेगा। तो भारतीय अपने आप में एक लीडर है टेलीकॉम सेक्टर में। चार्ट वाइज अगर मैं देखूं तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है। आज के सत्र में 52 वीक टॉप बनाया, वहीं पर ही उसकी क्लोजिंग हुई है, 2 पॉजिटिव साइन है, और वॉल्यूम के संग में ब्रेकआउट हुआ। तो ये 3 फैक्टर है कि मेरा मत है कि इसी में ही ट्रेड करना चाहिए। तो 758 के पे बंद हुआ है, मौजूदा स्तर पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। 723 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलें, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस पहला निकल के आ रहा है वो लगभग 795 का आ रहा है, और जो दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है जो मैं टारगेट बतौर लूंगा वो आपका 825 का आ रहा है। तो अगर किसी का 1 महीने का रुझान है तो 825 का टारगेट रहेगा, 725 या 720 का आप स्टॉप लॉस लगा के मौजूदा स्तर पे बाई करने की ही सलाह रहेगी।
ये तो 800 के ऊपर निकलने की उम्मीद एक महीने के अंदर, 720 725 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। एक और चार्ट जिस पर मैं बात करना चाहता हूं ब्रजेश आपसे, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। हमने देखा जब बाजार में जोरदार करेक्शन आया था सोमवार को, तो रिलायंस लीड कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा गिरावट, खबरें निकल के आ रही थी अरामको के साथ जो डील पर फिर से विचार होने की बात हो रही है उसको लेकर। लेकिन आज जब रिकवरी हुई तो भी रिलायंस ने काफ़ी मदद की, 1% ऊपर ये स्टॉक रहा है, एक बड़ा हैवी वेट है। आपको उम्मीद है कि ये जो 52 वीक हाई इसका है 2700 के ऊपर तक वहां पहुंच पाएगा जल्दी ही? शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो मैं ना कहूंगा। मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में, मतलब मेरा मत है 1 महीने से लेकर 2 महीने में कि 2700 का लेवल आपको देखने को मिले। लेकिन रिकवरी की अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि रिकवरी है इसमें। आज का अगर हम देखें तो इसका जो क्लोजिंग है 2385 के आसपास में बंद हुआ है, 2385 के आसपास में बंद हुआ है। और शॉर्ट टर्म में 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक आपका लगभग 2310 के आसपास में आ रहा है और दूसरा जो सपोर्ट आ रहा है वो आपका 2360 के आसपास में आ रहा है। तो मौजूदा स्तर पुल बैक के लिए 2360 का स्टॉप लॉस बाई करने की सलाह रहेगी। ऊपर में अगर हम टारगेट की अगर हम बात करें तो लगभग 2460 से 2480 के बीच में मेरा मत है कि आपको ये लेवल देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि शायद आपको 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में भी ये लेवल दिखा दे। 1 से 2 हफ्ते वेट कर सकते हैं तो अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं आपको रिलायंस में। आशीष, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज जब तेज़ी हमने आते हुए देखी, रिकवरी आते देखी बाजार में, तो मेटल पैक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इनफैक्ट निफ्टी में जो गेनर्स हैं उसमें तो JSW स्टील हुआ या फिर टाटा स्टील हुआ, ये सारे स्टॉक्स हमने देखा कि अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। मेटल्स में अगर अभी कुछ पिक करना हो तो क्या पिक करेंगे आप? देखिए, मैं अभी स्टील स्टॉक्स तो बाय नहीं करना चाहूंगा। जरूर गिरावट काफी आ चुकी है और आज थोड़ा सा पुल बैक दिया है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो स्टील के प्राइसेस में अच्छा करेक्शन डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल रहा है और जो एक्सपोर्ट का जो रिक्वायरमेंट बना हुआ था काफी समय से, वहां पे भी थोड़ा कूल डाउन हो रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे नॉन फेरस सेक्टर की तरफ नजर डाली जाए और यहाँ पे वेदांता ही मुझे बेस्ट पिक नजर आता है। आज भी स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाई है, तो मुझे लगता है वेदांता की बिल्कुल एक बड़ी भारी री रेटिंग इस साल में अगले 1 साल के अंदर होने वाली है और शॉर्ट टर्म में मेरा इसका टारगेट करीब 400 रुपए का रहेगा। स्टील के स्टॉक्स में अभी भी मैं बियरिश हूँ। ओके, स्टील पे फिलहाल बेरिश, लेकिन वेदांता आज 8% ऊपर था। 400 रुपए तक के टारगेट यहां पर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। चलिए, स्टॉक्स की ही हम बात कर रहे हैं और हमारे दोनों ही मेहमान आज हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ आइडियाज़ लेकर आए हैं। आशीष, आपसे ही शुरू करता हूं, कौन कौन से आइडियाज़ आप शेयर करना चाहेंगे आज हमारे व्यूअर्स के साथ? जी, मेरा पहला आइडिया रहेगा स्पाइस जेट। मेरा मानना है कि 5000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी अभी काफी अंडर वैल्यूड नजर आती है, क्योंकि आज जो उनका पीयर सेट है इंडिगो, वो करीब 85,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। और इसके जो भी एक निगेटिव फैक्टर्स थे कंपनी में, जो स्टॉक को लो रखा हुए थे, जैसे बोइंग के साथ में जो उनका डिस्प्यूट चल रहा था वो अब सेटल हो गया है, तो नियोमैक्स के एक बड़ी खेप जो उनको फ्लीट में ऐड होगी वो काफी हेल्प करेगी। और इसके अलावा मेरा मानना है दिसंबर से वो पैसेंजर बिजनेस में भी प्रॉफिट करने लगेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% उनका पैसेंजर लोड फैक्टर पे वो ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो कार्गो कारोबार है, उसका जो IPO लाने की बात है, वो इस स्टॉक में मोमेंटम बिल्कुल जारी रखेगा। तो मेरा मानना है 100 रुपए इस मंथ में मेरा टारगेट रहेगा और 6 महीने में ये स्टॉक 130-140 तक भी जा सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा टेक्सटाइल क्षेत्र की कंपनी ट्राइडेंट लिमिटेड। मेरा मानना है कि इस स्टॉक पे भी फंडामेंटल नजर डालें तो लास्ट 6 महीने में इसका मुनाफा करीब 440 करोड़ का हुआ है, जबकि पिछले साल में ये मुनाफा सिर्फ 300 करोड़ का था। तो मेरा मानना है कम से कम इस साल में जो बॉयंसी बनी हुई है टेक्सटाइल मार्केट में, केमिकल में, पेपर में, जहां ये ऑपरेट करती है, तो कम से कम 900 करोड़ का मुनाफा ट्राइडेंट इस साल में रिपोर्ट करेगी। तो ये इस स्टॉक में भी मेरा 1 महीने का टारगेट 60 रुपए का और अगले 6 महीने का टारगेट 100 रुपए का रहेगा। तो स्पाइस जेट और ट्राइडेंट, ये वो 2 शेयर हैं जो पसंद आते हैं आशीष को। ब्रिजेश, आपके क्या पिक्स होंगे आज? देखिए, जो 2 पिक हैं दोनों बाई साइड में है। पहला जो हमारा पिक रहेगा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बिरला सॉफ्ट का रहेगा। नो डाउट कि सेक्टर्स में अदर वीक हैं, बट ये स्टॉक्स अपने आप में एक
मजबूती दिखा रहा है और 52 वीक हाई इसने आज के सत्र में बनाया, दैट इज वन पॉजिटिव साइन। सेकंड पॉजिटिव साइन है उसका कि आज उसने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स को बनाया है, दूसरा पॉजिटिव साइन है बाई करने का। तीसरा वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं कि जिन पे मद्देनजर रखते हुए हम वेरी शॉर्ट टर्म के लिए बाई करने की सलाह देंगे। 502 के आसपास में बंद हुआ है तो मौजूदा स्तर पे बाइंग करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 494 का, टारगेट हमारा रहेगा 515 का। ये 1 से 2 दिन के लिहाज से मैं बोल के चल रहा हूँ। और अगर किसी का मत 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक का है तो इसमें पोटेंशियल 550 तक भी जाने की है। तो अगर 2 हफ्ते का लिहाज है तो 550 का टारगेट है, लेकिन मात्र अगर 1 से 2 दिन के लिए ट्रेड करें तो 515 का टारगेट, 494 का स्टॉप लॉस। दूसरा जो स्टॉक्स रहेगा बाई साइड में वो रहेगा गुजरात गैस। अगर हम ओवरऑल चार्ट में देखें तो एक पुल बैक देखने को मिला है और आज के सत्र में हमने देखा कि थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है प्राइस के साथ में और एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन देखने को मिला है। तो ये पुल बैक के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे। 648 के आसपास में बंद हुआ है, 636 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। टारगेट हमारे 670 के रहेंगे। टाइम फ्रेम हमारा 102 दिन का रहेगा। तो दोनों स्टॉक बुलिश साइड में है, दोनों को ही बाई करने की सलाह रहेगी। ये 1 से 2 दिन का अगर आपका व्यू है तो आप ये 2 स्टॉक पे फोकस कर सकते हैं, बिरला सॉफ्ट और गुजरात गैस। ये दोनों ही हैं ब्रिजेश की पसंद। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश और आशीष आज शो में शामिल होकर अपने व्यूज़ देने के लिए और अपने पिक्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। चलिए वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए मेड इन इंडिया।